हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं निकटतम पहुंच की दूरी, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। हम अभी तक क्या पढ़े हैं? रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में जानते हैं। उस मॉडल में हम क्या करते हैं, कोई अल्फा कण जो है एक धन आवेशित कण होते हैं। अल्फा कण को आप लोग जानते हो कि अल्फा कण क्या होते हैं? धन आवेशित कण होते हैं। जब ये क्या होते हैं, नाभिक की ओर गति करते हैं। जब ये क्या करते हैं, नाभिक की ओर गति करते हैं, तो नाभिक की ओर गति करने के साथ साथ ये नाभिक के धन आवेश से प्रतिकर्षित होकर वापस आ जाते हैं। ठीक है। जब कोई भी अल्फा कण होती है जिसे स्वर्णपत्री पर या किसी भी नाभिक पर हम उसको गति कराते हैं, तो उस पर उपस्थित जो है धन आवेश उससे प्रतिकर्षित होते हैं। चूँकि नाभिक में पहले से धन आवेश और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं और अल्फा कण धन आवेशित होती है, जिस वजह से ये नाभिक से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं और प्रतिकर्षित होकर वो अपने ही दिशा से वापस आ जाते हैं। अर्थात किसी भी कण का निकटतम पहुंच की दूरी को हम वह निकटतम दूरी जहां तक किसी भी नाभिक की दिशा में गतिमान ऊर्जा युक्त अल्फा कण विराम अवस्था में आने से पूर्व पहुंच सके तथा उसी मार्ग से वापस लौट आए, उसको किसी भी कण की अधिक निकटतम पहुंच की दूरी कहते हैं। तो निकटतम पहुंच की दूरी में आप लोगों को कोई डाउट नहीं है ना? किसी भी अल्फा कण मान के चलो हम लोगों का अल्फा कण यहाँ पर लिए हैं। ये अल्फा कण यहाँ पर किसी नाभिक पर टकराया, इधर इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट होने के बाद वहाँ से ये जो अल्फा कण है इसमें धन आवेश होते हैं और ये न्यूक्लियर है, उस पर जो है धन आवेश और ऋण आवेश दोनों होते हैं। तो ये धन आवेश इस धन आवेश से क्या हो जाते हैं, प्रतिकर्षित हो जाते हैं और जिस डायरेक्शन से जाए रहते हैं उसी डायरेक्शन पर वापस लौट आते हैं। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? तो इसी कंडीशन को हम निकटतम पहुँच की दूरी कहते हैं। या तो दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं कि किसी भी नाभिक की दिशा में गतिमान कोई कण जो है विराम अवस्था से आने के पूर्व यहाँ तक पहुँचती है और पहुँचकर उसी मार्ग से वापस लौट आती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो अधिकतम निकटतम दूरी कहते हैं। अब उसको समझने के लिए हम मान लेते हैं कि माना कि जो है कोई एटम है जिसका मूल त्रिज्या r0 से प्रदर्शित है। इसकी अधिकतम निकटतम दूरी को हम क्या लिए हैं? r0 लिए हैं। और इसी प्रकार नाभिक की ओर पता लगाते हुए ये क्या कर रहा है? गति कर रहा है। जो क्या होते हैं, धन आवेश से टकराते हैं और पुनः वापस उसी दिशा में ठीक वापस होने लगते हैं और उस कंडीशन में कण जो है विराम अवस्था में रहता है। जिसका नाभिक हम देख रहे हैं वो क्या होते हैं? विराम अवस्था में रहते हैं। अब उसको मान लेते हैं कि वो जो कण है वो क्या है? अल्फा कण है। तब उस कंडीशन पर ये जो अल्फा कण इस पर आपतित हो रही है, तब उसका मास क्या है? m है और उस पर कार्यरत जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? +2e है। वृत्तीय मार्ग में गति करता है तो उसको +2e से शो किया जाता है। और उसका वेलोसिटी जो है, उसकी गति जो है यहाँ से यहाँ तक जाने में, वृत्तीय मार्ग में गति करने में उसका वेग क्या लग रहा है? v लग रहा है। तो हम तो जानते ही हैं कि जब कोई भी कण जो है वृत्तीय मार्ग पथ का अनुसरण करती है या गति करती है तो वहाँ गतिज ऊर्जा कार्य करती है और वहाँ पर गतिज ऊर्जा E का मान जो है, हम इससे पहले जानते हैं 11वीं कक्षा में कि गतिज ऊर्जा जो है 1/2 mv² होती है, जहाँ m किसी भी कण का द्रव्यमान और v किसी भी कण का वेग होता है। जैसे जैसे हम क्या करते जाते हैं, अल्फा कण को नाभिक के निकट ले जाते हैं, ये जो अल्फा कण है इसको इसके निकट ले जाते हैं, तो नाभिक पर जो है एक प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगते हैं, जिसके वजह से उसकी गति क्या होने लगती है? धीमी होने लगती है। चूँकि ये धन आवेश की ओर जो है नज़दीक होने लगते हैं, जिसके वजह से उसमें प्रतिकर्षण बल क्या करने लगते हैं? कार्य करने लगते हैं।
जहाँ पर प्रतिकर्षण बल कार्य करती है वहाँ पर किसी भी कण का उस न्यूक्लियर के पास जाने से क्या होता है, तो एक बाध्य आती है। उस बाध्य के वजह से उसकी गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। स्पष्ट है कि इसकी गतिज ऊर्जा, इस कमी के कारण स्थितिज ऊर्जा के मान में वृद्धि होने लगती है। जैसे जैसे गति कम होती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा मतलब उसकी स्थिति के मान में क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने पर स्थितिज ऊर्जा कम होती है और स्थितिज ऊर्जा बढ़ने पर गतिज ऊर्जा कम होती है। ये 11th क्लास के डेफिनेशन एंड डेरिवेशन से हम जानते हैं। तब हम किसी भी अल्फा कण के विराम अवस्था में आ जाने के बाद हम क्या करते हैं, उस कण की कुल गतिज ऊर्जा निकालते हैं, जिसकी उसकी स्थानांतरित स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तब उस कंडीशन में उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, उसकी स्थिति को अल्फा कण के नाभिक की दूरी का निकटतम दूरी को r0 ले लेते हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, जैसे ही इसको r0 लेते हैं तो इसके नाभिक पर जो आवेश होता है, किसी भी नाभिक पर ZE आवेश होती है और उस नाभिक का अधिकतम निकटतम दूरी r0 होती है। तब उस पर स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होती है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 होती ही है। और ये क्या होती है, नाभिक पर उपस्थित आवेश। तो पहला एक नाभिक पर उपस्थित आवेश ZE है और दूसरे नाभिक पर उपस्थित आवेश क्या है, +E है, बटा करके उसका अधिकतम निकटतम दूरी होता है। ये फार्मूला है स्थितिज ऊर्जा का। तो आप लोगों को स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला पढ़ लेना है और उस स्थितिज ऊर्जा के फार्मूला में हम लोग इसकी स्थितिज ऊर्जा में नाभिक पर उपस्थित आवेश जो है एक ZE है, नाभिक के आवेश ZE है और दूसरा आवेश क्या है, कार्यरत आवेश जो है 2E है और वहाँ पर अधिकतम निकटतम दूरी क्या है, r0 है, उसको हम लोगों को रख देना है। इस फार्मूला को आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तब आप लोगों को हर चीज़ क्लियर समझ आएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को एज इट इज़ रख देना है। फिर क्या करना है, इस 2 को यहाँ हम सामने रख देंगे, Z का Z एज इट इज़ हो गया, E और E का गुणा होता है तो E² आता है और इसकी अधिकतम निकटतम दूरी को भी हम एज इट इज़ छोड़ दिए। ठीक है। अब ये हम जान गए, चूँकि स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। हम इससे पहले पढ़े हैं कि E जो होती है वो म्यू मतलब स्थितिज गतिज ऊर्जा के बराबर होती है, अर्थात गतिज ऊर्जा का जो मान होगा वही मान स्थितिज ऊर्जा का होता है। तो हम गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के नियम से जानते हैं कि U जो है यहाँ से U बराबर E होता है, तो E का मान जो 1/2 mv² है वही क्या हो जाएगा, V का मान हो जाएगा और U का भी मान होगा। तो उस कंडीशन में U का मान 1/2 mv² आ गया। राइट साइड जैसे है उसको एज इट इज़ रख देना है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। फिर उसके बाद हम लोगों को अधिकतम निकटतम दूरी चाहिए, तो इस r0 को यहाँ से हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे और ये जितने भी वैल्यू हैं इसको हम इधर से इधर राइट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। तब r0 के जगह ये 1/2 mv² के जगह आ गया r0 और यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एज इट इज़ हो गया। अब यहाँ से ये 2 डिनोमिनेटर में है तो गुणा होकर न्यूमेरेटर में कन्वर्ट होगा, 2 दूने क्या हो गया, 4 हो गया। ZE² को एज इट इज़ हम लोगों ने छोड़ा। चूँकि ये क्या है, यहाँ पर गुणा के रूप में है, अंश में है, तो इधर ट्रांसफ़र करने पर वो डिनोमिनेटर मतलब भाग के रूप में आ जाता है। आप लोग सभी लोग परिचित हो, जो गुणा के रूप में रहता है उसको ट्रांसफ़र करने पर वो भाग के रूप में कन्वर्ट होता है और जो भाग के रूप में रहता है उसको ट्रांसफ़र करने पर वो क्या होते हैं, गुणा के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद हम अधिकतम निकटतम दूरी r0 का वैल्यू इतना प्राप्त कर लिए, r0 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4 ZE² mv² हमने प्राप्त किया। ठीक। बट हम जानते हैं कि इसके जगह हम क्या कर सकते हैं, ये जो वैल्यू है उसको गतिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए हम 1/2 mv² के जगह ये 4 को 2 × 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ही 4 को 2 × 2 में कन्वर्ट किए तो वहाँ पर हम लोगों को इक्वेशन मिल गया 1/2 mv²। ये 1/2 mv² के रूप में ये कन्वर्ट हुआ और कन्वर्ट होने के बाद हम लोगों का, चूँकि ये जो है
एम बी स्क्वायर ऊपर है और 2 नीचे है, लेकिन जस्ट यहाँ अपोजिट है, एम बी स्क्वायर नीचे है और 2 क्या है, ऊपर है। तो ये क्या होता है, तो इसको पलटना पड़ा, तो इसीलिए हम लोगों को डिमोमिनेटर में क्या हो गया, स्थितिज ऊर्जा में हम उसको कन्वर्ट कर लिए। तो इसका अधिकतम निकटतम दूरी r0 का मान 1/4πε0 2z² बटा ई प्राप्त हुआ, जहाँ ये जो ई है वो स्थितिज ऊर्जा को शो कर रहा है, गतिज किसी भी कण का गतिज ऊर्जा को शो कर रहा है। ये जो ई होता है ये नाभिक पर उपस्थित आवेश को शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। एम किसी भी एटम के मास को, भी किसी भी एटम के वेलोसिटी को शो कर रहा है। r0 जो है अधिकतम निकटतम दूरी को शो कर रहा है। और इसमें से इस यूनिट से 3 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछा जाना है, तो ये कभी कभी क्या बनते हैं, तो IMP क्वेश्चन बन जाते हैं 3 नंबर के लिए। तो आप लोग इसको क्या कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, है ना। अब इसके बाद यदि हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक आता है जो है, यहाँ से इसका न्यूमेरिकल किया गया है। न्यूमेरिकल आप लोग देखना चाहोगे तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि 1/4πε0 का वैल्यू हम कूलाम के नियम से 9 × 10⁻9 होता है, उसको जानते हैं। किसी भी जो माध्यम का अपवर्तनांक होता है उसका वैल्यू, उसको हम लोगों ने रखा 2 को एज इट इज़ रखा। जेड का मान 79 होता है। इसको आप लोगों को रटना पड़ेगा कि यहाँ पर जेड का मान कितना होता है। और जो है किसी भी कण के जो इलेक्ट्रॉन होती है जहाँ स्थित होता है उसका मान 1.6 × 10⁻19 होता है। और यहाँ m का मान जो होती है, द्रव्यमान का मान जो होती है, वो यहाँ पर 5 × 10⁻6 होती है। भी का फिर से मान देखा जाए तो ये जो है डायरेक्ट इसको हम क्या किए हैं, तो इसको हम स्थिति गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट किए हैं। तो गतिज ऊर्जा के फार्मूला से हम लोगों को इतना प्राप्त हो जाएगा। फिर इसको कटाएंगे, कटाने के बाद अधिकतम न्यूनतम दूरी का मान 4.6 × 10⁻14 प्राप्त होगा। यदि ये न्यूमेरिकल यदि आप लोगों से नहीं बनता है तो आप लोग क्लास के टाइम पूछेंगे, इसको हम डिटेल में करके देखेंगे, ठीक है, आप लोग भी और मैं भी, ताकि हम लोगों का न्यूमेरिकल क्या हो रहे, क्लियर रहे। यदि आएगा तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू इतना को लिखोगे, ये लिखो या ना लिखो, लेकिन इसको आप लोगों को लिखना रहेगा। तो इस प्रकार हम लोगों का अधिकतम न्यूनतम दूरी का टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है।